Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about Certificate in Guidance, and here we are going to begin with the second subject, which is NES 102. So till now we have done NES 101 and we have covered almost all the units from the subject. Now we are going to begin here with NES 102, which is Facilitating Growth and Development. So here I am going to start with the block 1, unit 1, which is Integrated Personality Development. So let's know that what is the meaning of the word personality. We meet various people at different points of time in our life, isn't it? हम बहुत सारे लोगों को रोज के रोज मिलते हैं और कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी तो बहुत ही डिफाइंड है और ये कितना कंफर्टेबल होता है हमारे साथ बात करने में. तो क्या होता है, हम अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज को एसेस करने की कोशिश करते हैं जब भी हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं. पर बात ये है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सनालिटी? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग. सो पर्सनालिटी is derived from the word persona, which is a Latin word. अब इसका क्या मतलब है persona का? It's a kind of a mask which was worn by the Roman actors. तो Roman actors जो होते थे, जब भी वो स्टेज पर जाते थे ड्रामेटाइजेशन के लिए या फिर कोई एक्ट के लिए, तो वो क्या करते थे, वो एक मास्क को वेयर करते थे. उस मास्क से हम लोगों ने ये टर्म निकाला persona, और persona से बन गया ये पर्सनालिटी. तो अब पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जैसे ही हम लोग ये वर्ड बोलते हैं पर्सनालिटी, सबसे पहले क्लिक होता होगा कि उसका हाव भाव कैसा है, यानी कि एक इंसान का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. बट पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स ऑल्सो अबाउट द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द थॉट्स. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक इंसान की पूरी बॉडी को जज किया जाता है. इट्स नॉट ओनली द फिजिकल थिंग्स बट ऑल्सो द सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एटसेट्रा. सो पर्सनालिटी इज अ क्वाइट बिग टर्म, इट्स अ ह्यूज टर्म, एंड ऐसा नहीं होता कि इसमें खाली फिजिकल थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है. So let's learn about the personality. Personality is not merely the sex, that is the gender of an individual, or the class, physical characteristics, abilities or the capabilities of an individual. Personality is something more. तो यानी कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि personality कुछ चीजों के लिए लिमिटेड नहीं है. ऐसा नहीं होता कि physical characteristics, abilities, skills या फिर capabilities के बेसिस पे हम किसी की भी personality को assess कर सके. Personality इससे कहीं ज्यादा है. अब personality के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसे जानते हैं. Your personality means your whole person and everything about you. तो आपके बारे में जितना भी कुछ रेलेवेंट है, यानी कि आपका फिजिक, आपकी सोशल, इमोशनल, मॉरल डायमेंशंस, जितनी भी बॉडीली डायमेंशंस होती है, उनको अगर हम इंक्लूड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो होगी आपकी रियल पर्सनालिटी. यानी कि आपकी पर्सनालिटी खाली आपके बाहर के दिखावे से नहीं है, आपके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से नहीं है, आपके कॉम्प्लेक्शन से नहीं है, आपके चलने के स्टाइल से नहीं है. पर्सनालिटी क्या है? जिस तरीके से आप किसी के साथ बिहेव करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा करके दिखाते हैं, सभी चीजें जो होती है, इसका एक बहुत बड़ा मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है. सो फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ऑल द डायमेंशंस आर अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर खाली फिजिकल चीजें नहीं आएंगी, खाली मेंटल चीजें नहीं आएंगी, उसके अंदर सभी एस्पेक्ट्स का मिला जुला हिस्सा होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी. एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पर्सनालिटी के बारे में. पर्सनालिटी रेफर्स टू द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट डिफरेंशिएट्स हिम और हर फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स. यानी कि पर्सनालिटी क्या होता है, आपके अंदर की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है. एंड्योरिंग है पर रिलेटिवली एंड्योरिंग है, यानी कि टाइम के साथ साथ ये क्या होती है, प्रोग्रेस करती है, अपडेट होती है, आउटडेट होने के बाद ये अपग्रेड भी हो जाती हैं. सो दीज आर नॉट द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दीज कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम. एंड इससे क्या होता है, इससे आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को अगर स्विच करते हैं तो सभी के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है आपको दिखेंगे. यानी कि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी होती है, यूनिक होती है. कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई कंपैशनेट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई ऑप्टिमिस्टिक होगा, कोई पेसिमिस्टिक होगा. तो सभी की पर्सनालिटीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सभी इंडिविजुअल्स एक से होंगे, सभी की पर्सनालिटीज जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. सो लेट्स लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल हैज फॉर वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. लेट्स गो अहेड विद दैट.
The first characteristic feature of a well-integrated personality is, the first characteristic says, they maintain the good health practices with regard to nutrition, sleep, physical activities, cleanliness and hygiene. इसका क्या मतलब है? आप अपने आप को फिजिकली बहुत ही मेंटेन रखते हैं. एक इंडिविजुअल जो अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखता है, अपनी बॉडी को फिट रखता है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, इसके अलावा अच्छा खाना खाता है, जंक फूड पे स्विच नहीं करता है, हेल्दी चीजें खाता है, न्यूट्रिशियस खाना खाता है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करता है, अपने आसपास की हाइजीन को मेंटेन करता है. एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी फिजिकल वेलबींग के साथ साथ क्या करता है, अपने एनवायरमेंट की वेलबींग का भी ध्यान रखता है, वो कैसा इंडिविजुअल है? वो एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का इंडिविजुअल है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हियर इज, दे अंडरस्टैंड द मोटिव्स, डिजायर्स एंड द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. वो अपने बारे में अच्छे से बखूबी समझते हैं, अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं. ये जानते हैं कि किस समय पे उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने स्ट्रेंथ को अपना हथियार बना के किसी के साथ बात करनी है. वो इस बात को बखूबी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, उसे पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो इसे क्या करेगा, इसे वीकनेस में बदलने नहीं देगा. जब आप आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब आप ही की तरह पॉजिटिव थिंकर हो, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हो. आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पेसिमिस्ट होते हैं. तो अब ऐसे लोगों के साथ कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए विथ केयर, विथ टैक्ट, तो इसके बारे में क्या होता है, एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी वाला इंडिविजुअल अच्छे से जानता है कि उसे कैसे बिहेव करना है. ये तो हो गई कॉग्निटिव की बात, यानी कि कॉग्निटिव डायमेंशन को लेते हुए हम लोगों ने ये पॉइंट स्टडी किया. एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इवेल्युएट कर सकता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पढ़ते हैं, दे हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट. ऐसे लोग जो अपनी एनवायरमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं. इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हम सोशल डायमेंशन को कवर कर रहे हैं. यानी कि एक इंडिविजुअल जो अपनी सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानता है, पहचानता है, जानता है कि कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों के सामने, या फिर वो जानता है कि मुझे कैसे फॉर्मली बिहेव करना है जब मैं ऑफिस जाता हूँ. ये भी जानता है कि कैसे मुझे एक बच्चे के साथ बिहेव करना और एक बूढ़े के साथ बिहेव करना है. सो अपने एनवायरमेंट के बारे में जब आप जानते हैं, ये जानते हैं कि वहां पे क्या चीज अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज नहीं है, सब चीजें जब आप ओवरऑल जानते हैं अपने एनवायरमेंट के बारे में, तो आप क्या है, सोशली डेवलप्ड है. यानी कि अगेन आप एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल हैं. The next point says here, they are patient and feel secure and important. ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही हाई होता है. So what is सेल्फ कंसेप्ट? जिस तरीके से आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, आपका अपने बारे में क्या आइडिया है, उसे कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट. अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो यानी कि आपकी अंदर की जो सिक्योरिटी है वो अपने आप बिल्ड हो जाएगी. आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होगे. जस्ट लाइक आई एम सिटिंग बिसाइड यू हियर, तो यहाँ पे अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो ऐसे में क्या है, मैं बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हूँ, यानी कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है. सेकेंडली, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे, वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का पार्ट बोलेंगे. ऐसे इंडिविजुअल्स जो इमोशनली स्टेबल होते हैं और सिक्योर होते हैं, अपने बारे में अच्छे से जानते हैं और दूसरों को अच्छे से एक्सप्रेस करना भी जानते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम इंक्लूड करेंगे वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में. नेक्स्ट पॉइंट सेज, दे हैव फेथ इन देयर एबिलिटीज. वो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब सही करना चाहते हैं. सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय देम. सो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट. उनके अंदर सभी चीजों का अंदर एक मिश्रण होता है, वो रीजन कर पाते हैं सभी चीजों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं अच्छे से. इसके अलावा वो क्या करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट के लिए. सो बेसिकली ऐसा इंडिविजुअल कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, वेल personified होगा. Next thing here is they live in the world of reality rather than living in the world of fantasy. तो फैंटेसी का वर्ल्ड क्या होता है, जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं. आप सोचते हैं कि ये काम कुछ ऐसा हो जाए. मैं सोचता हूँ कि आज मैंने एक नॉवल लिखी है और ये नॉवल जो है 2 दिनों के अंदर मिलियन सेल्स कर दे. तो ये क्या है, ये मेरा वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है. क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल है. अगर आपकी नॉवल जो है वो बहुत ही अच्छी लिखी होगी तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन. बट इन केस दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड टू बी कोऑपरेटिव. ऐसे में क्या होगा, आपकी टॉलरेंस को जज किया जाएगा. अगर आप टॉलरेंस शो करते हैं या फिर पेशेंस है आपके अंदर, तो यानी कि आप वेल डेवलप्ड हैं. So these are all the characteristics of a well integrated personality individual. So let's switch here to the next topic.
So the next topic here is the factors which are influencing or affecting the personality development. कुछ ऐसे factors होते हैं जो कि personality को affect कर सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, या फिर कुछ अच्छा भी लेकर आ सकते हैं आपके अंदर. So these are mainly categorized into three types. The first type is the hereditary factors, which are also called as the biological factors. The second type is the physical factors, which are also called as the environmental factors. The third type is your psychological factors, which are also called as the mental well-being factors. तो यहाँ पे अभी हम स्टडी करेंगे 3 फैक्टर्स के बारे में जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. So the first factor here is the hereditary factor or the biological factor. यानी कि कुछ ऐसा फैक्टर जो कि आपकी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जीन्स से रिलेटेड होता है ये. So let's take a simple example here. एक चाइल्ड जो कि हैंडीकैप्ड है फ्रॉम द बर्थ टाइम, यानी कि उसे कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है या फिर वो हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे में क्या होता है, यानी कि उसके क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू ये चीज आई. मे बी उस बच्चे के फादर या मदर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही हो. सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक हियर इज डायबिटीज. तो डायबिटीज क्या होता है, एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि जेनेटिकली कैरी ओवर होती है जनरेशन टू जनरेशन. अब ऐसे में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जब कोई भी डिजीज से सफर करता है तो उसकी पर्सनालिटी हैम्पर हो सकती है. ऐसे में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक फील कर सकता है, बहुत ही ज्यादा फीबल फील कर सकता है, बहुत ही ज्यादा उसका मन जो होता है वो टेंडर होता है, वो नहीं समझ पाता है इतनी जल्दी सभी बातों को, और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया जो है उसे घूर रही है, उसे स्टेयर कर रही है. मे बी उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है. उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सभी बुली कर रहे हैं मुझे, या फिर मेरे ऊपर सब जोक कर रहे हैं. तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है. इन्हीं सब चीजों की वजह से बच्चा क्या बन जाता है, ड्रॉप आउट बन जाता है स्कूल्स के अंदर, या फिर वो स्कूल से भागने की कोशिश करता है, डेलिक्वेंसी आ जाती है बच्चे के अंदर, एटसेट्रा. तो क्या हो गया यहाँ पे, जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो क्या इफेक्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है. सेकेंड फैक्टर इज योर फिजिकल फैक्टर, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर. आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहां का आपका जो हाव भाव चल रहा है, it is surely going to affect your personality also. So let's take a simple example. एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहाँ पे उसे फूड भी नहीं मिलता सही से एक दिन का खाने के लिए. अब ऐसे में क्या होगा, बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक होगा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा, उसकी एजुकेशन में लॉस होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी डिटोरेट होती जाएगी. तो क्या हो गया यहाँ पे, हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं एक पर्सनालिटी को, एक इंडिविजुअल को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ये तो अभी आपने देख ही लिया. द थर्ड वन इज योर साइकोलॉजिकल फैक्टर. यहाँ पे वही सेम एग्जांपल लेते हैं. एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा पुअर है, भले ही वो स्कूल जा रहा है, पर वहां पे जाके उसके फ्रेंड्स जो है उसका मजाक बना रहे हैं कि तेरे पास अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है, तेरे पास अच्छा बैग नहीं है. ऐसे में क्या होगा, बच्चा मेंटली स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. और क्या होता है, जब वो स्ट्रेसफुल होता है, एंजाइटी आ जाती है बच्चे के अंदर, तो उसका सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो होती है वो बहुत ज्यादा डिटोरेट होती है. अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसके इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उस इंडिविजुअल की मेंटल वेलबींग जो है वो अच्छी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती. तो क्या हुआ, इससे पर्सनालिटी जो है वो बच्चे की इफेक्ट हो जाएगी इन अ लॉन्ग टर्म. तो इस तरीके से क्या होता है, मेनली दीज 3 फैक्टर्स आर श्योरली इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल. इसके अलावा क्या होता है, एक इंडिविजुअल का कल्चर जो है वो बहुत मायने रखता है. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स ओनली. तो कल्चर क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो गुजराती फैमिली को बिलोंग करते हैं या बंगाली फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनका कुछ अलग कल्चर होता है, छुट्टियां अलग होती हैं. तो ऐसे में क्या होता है, अगर एक टीचर उन्हें नहीं समझ पाता तो उस बच्चे की वहीं पर पर्सनालिटी हैम्पर होनी शुरू हो जाती है, डिटोरेट होनी शुरू हो जाती है. उसे लगता है कि इस पूरी क्लास के अंदर 40 बच्चों के अंदर से एक मैं ऐसा इंडिविजुअल हूं जिसे मैम रिस्पेक्ट नहीं कर रही या फिर मैम समझने की कोशिश नहीं कर रही. जब टीचर की तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो क्या होता है, बच्चे की पर्सनालिटी जो होती है वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है. मे बी ऐसा बच्चा नोटोरियस हो सकता है, नॉटी बन सकता है क्लास के अंदर, या फिर वो क्या कर सकता है, एनॉइंग फील कर सकता है क्लास के अंदर. सो दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स which are going to affect the personality of an individual. अब आगे बढ़ते हैं, टीचर्स रोल इन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यानी कि एक टीचर का क्या रोल होता है, एक टीचर क्या रोल अदा करती है एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सभी डेवलपमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट वन, विच इज द फिजिकल डेवलपमेंट. सो
एक टीचर कैसे हेल्प कर सकता है या फिर एक स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, इस बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हियर सेज मिड डे मील्स और मिल्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर चिल्ड्रन। अब पुअर चिल्ड्रन के केस में यानी कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे कि क्या होता है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो अच्छी नहीं होती, बॉडी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिड डे मील्स का जो रूल है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए और बच्चों को इससे क्या मिलेगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। उन्हें मिल्क भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट हियर सेज प्री प्राइमरी चिल्ड्रन शुड बी अलॉटेड सम टाइम फॉर स्लीप। ऐसा होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एलकेजी यूकेजी या फिर प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, उन्हें स्लीप का प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम या फिर 10-15 मिनट्स एक इंटरवल दिया जाए जिसमें कि वो क्या कर सके, एक शॉर्ट नैप ले सके। थर्ड पॉइंट हियर सेज एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटीज लाइक द गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजेस शुड बी इंक्लूडेड इन द डेली रूटीन्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी पीटी एक्सरसाइज बच्चों के लिए अनाउंस करनी है। जिम्नास्टिक्स हो गया या फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, बच्चों को नॉर्मली क्रिकेट में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट गेम में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को, तो इससे क्या होगा, उनकी बॉडी मूवमेंट होगी और बॉडी मूवमेंट के साथ साथ क्या होगा, इन अ लॉन्ग टर्म उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी। Next point here says, the fourth point here is the school should not be crammed with serious studies alone. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्कूल के अंदर खाली सीरियस स्टडीज के ऊपर फोकस ना किया जाए, यानी कि एकेडमिक्स के साथ साथ हमें क्या करना है, कोकोलास्टिक एक्टिविटीज के ऊपर भी हमें फोकस करना है। हमें इसके साथ साथ किस चीज पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट नहीं करना है, स्पोर्ट्स को भी हमें एम्फेसाइज करना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। सो हियर वी आर डन विद द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट को। अब आते हैं मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, बट बिफोर दैट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कैसी है ये वीडियो, आपको कैसा लग रहा है मेरा समझाना। अगर कुछ फॉल्ट लगता है, कुछ सजेशंस है, दे आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कमिंग हियर टू द मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कुछ भी ऐसी चीज जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग को डेवलप कैसे किया जाए, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इसे हमें डेवलप करना है एक बच्चे के अंदर। सो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, लर्निंग एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एटसेट्रा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। हमें बहुत ही सिस्टमैटिकली इन सब चीजों को इंप्रूव करना है एक बच्चे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 के बच्चे को आप डायरेक्टली राइटिंग नहीं करवा सकते, उसे आपको क्या करवाना है, सबसे पहले आपको उसे ओरल चीजें करवानी चाहिए। सो ओरली आप उसका प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा करेंगे, तभी वो जाकर अच्छे से राइटिंग भी कर पाएगा। सो सिमिलरली अलग चीजें होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको बच्चों के अंदर डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक इंडक्टिव मेथड का यूज करना चाहिए। सो सिमिलरली आर द डिफरेंट थिंग्स, तो इससे क्या होगा, बच्चों को मेंटली डेवलप हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज वी नीड टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रन। कंड्यूसिव का मतलब है एक प्रोटेक्टिव और अच्छा एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है बच्चों को, जहां पे वो अच्छे से चीजों को सीख सके। सो द क्लासरूम एटमॉस्फेयर मीन्स अ लॉट फॉर द चिल्ड्रन। अगर क्लासरूम के अंदर बुलिंग हो रही है, जोकिंग हो रही है या फिर टीचर येल कर रही है ऑल द टाइम, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, वो मेंटली स्टेबल फील नहीं करेगा, उसे ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई का कुछ माहौल भी है। सो एक टीचर का क्या काम होना चाहिए कि वो कंड्यूसिव एनवायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करे। द थर्ड पॉइंट हियर सेज लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी रिलेटेड टू द डेली लाइफ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कोट करने चाहिए क्लास के अंदर, जिससे कि क्या कर सके बच्चा, अपनी रियल लाइफ को इन्वॉल्व कर सके उसके अंदर। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सपोज आप ईवीएस के अंदर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, माय बॉडी, तो माय बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बच्चों से एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जॉग एट द मोमेंट, रन एट द मोमेंट, यू कैन वॉक एट द मोमेंट, टच द अदर चाइल्ड। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। कोई पोएटिक वे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लासरूम जो है वो बहुत ही ज्यादा कंड्यूसिव फील होता है, बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा एनकरेज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की डेली लाइफ की एक्टिविटीज को भी टारगेट कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा हैप्पीली वो लर्न करना शुरू करते हैं। इसे जॉयफुल लर्निंग भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज को-करिकुलर एक्टिविटीज जस्ट लाइक द रेसिटेशन, डिस्कशन, डिबेट्स एटसेट्रा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन द क्लास। तो क्लासरूम के अंदर आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि खाली आपको एकेडमिक चीजों के ऊपर फोकस करना है। एकेडमिक्स के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोकोलास्टिक एक्टिविटीज को भी इंप्रूव कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं एक क्लासरूम के अंदर, जिससे कि बच्चा क्या होगा,
होगा, मेंटली भी डेवलप हो सकेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटल डेवलपमेंट। अभी आगे बढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के साथ में। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है, इसे पढ़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि इमोशनली आप बच्चों को कैसे एक्सप्रेस करना सिखाते हो, अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना सिखाते हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। टीचर्स शुडंट बी एक्टिंग अथॉरिटेरियन इन द क्लास, दे शुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। अथॉरिटेरियन का क्या मतलब होता है? अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि एक एजुकेशन जो होती है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होती। टीचर अपने हिसाब से जब सभी काम करती है, बच्चों को निग्लेक्ट कर देती है कि बच्चों का क्या स्कोप है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर बच्चों की क्या विलिंगनेस है। अगर इस चीज को एक टीचर इग्नोर कर देगी तो वो अथॉरिटेरियन अप्रोच को अपना रही है क्लास के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। एक टीचर को कैसी अप्रोच बनानी चाहिए क्लास के अंदर? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जितना मेरा हिस्सा उतना ही बच्चों का हिस्सा, यानी कि बच्चे भी उतने ही इक्विवेलेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास के अंदर, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए क्लास के अंदर? दोनों का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यहाँ पे हम बच्चों के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो ऐसी अप्रोच को आपको ध्यान में रखते हुए क्लास में इमोशनली बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। द सेकंड पॉइंट हियर सेज टीचर शुड ट्राई टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन बाय डेवलपिंग देयर सेल्फ एस्टीम। आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्लास के अंदर कंडक्ट करनी चाहिए, जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हो अपनी क्लास के अंदर, तो मॉर्निंग में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जो कि न्यूज़पेपर रीड करता है, बच्चों को कुछ समझाता है, तो उससे क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा। बच्चे जो है वो ये जानना सीखेंगे कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है दूसरों के सामने। सेकेंडली उन्हें ये भी पता चलेगा कि किसी भी लाइन को कैसे प्रोनाउंस करना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी हियर सेज टीचर शुड अवॉइड द क्रिटिसिज्म इन द क्लास। बच्चों के सामने हमें कोई भी कंपैरिजन या फिर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए चीजों को। जिस लाइक हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कई टीचर्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पार्शियल होती है क्लास के अंदर, जैसे कि वो कहेंगे कि एक ही बच्चा इंटेलिजेंट है, बाकी सारे नील है क्लास के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो इससे क्या होता है, मॉनिटर आप बना रहे हैं तो एक ही बच्चा पूरे साल मॉनिटर ना बना रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के इमोशंस जो है वो हर्ट होने से बचेंगे। बच्चे ये समझेंगे कि टीचर जो है वो बहुत ही ज्यादा एमिएबल है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है और हर किसी को रिस्पेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज कि पनिशमेंट्स नहीं देनी चाहिए हमें बच्चों को। सीवियर पनिशमेंट्स शुड बी अवॉइड इन द क्लास। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए क्लासरूम के अंदर। हमें पॉजिटिवली रिवॉर्ड करना चाहिए बच्चों को इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पनिशमेंट्स। Next point here says teachers should be made to feel that their ideas and opinions matter a lot। तो अभी एक टीचर को क्या करना है कि बच्चों को बताना है कि उनके आइडियाज कितने मायने रखते हैं क्लासरूम के अंदर। इससे क्या होगा, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होगी और उनको ये बात समझ में आएगी कि कैसे हम लोगों को दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द मॉरल डेवलपमेंट। अब आते हैं यहाँ पे हम मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। मॉरली हमें बच्चों को कैसे आइडियल्स उन्हें प्रोवाइड करने हैं, तो इस चीज के ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हैं एक क्लासरूम के अंदर, वो देखते हैं। द टीचर शुड सेट हर सेल्फ एज अ रोल मॉडल। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, अपना रोल मॉडल बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा कि हमें बच्चों के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बच्चा क्या सीख जाता है कि मुझे भी पार्शियलिटी नहीं करनी, क्योंकि मेरी टीचर डेमोक्रेटिक है, वो हर बच्चे को इतनी ही वैल्यू देती है, तो ऐसे ही मुझे करना चाहिए, मुझे भी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट भी बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो टीचर को अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को लेकर आना चाहिए जो कि वो चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स के अंदर हो। एक टीचर अगर चाहती है कि बच्चों की हैंड राइटिंग सुंदर हो, साफ हो, नीट हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को खुद की हैंड राइटिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। एक टीचर की हैंड राइटिंग अगर सुंदर होगी तो उसे देख के बच्चे अपने आप इमिटेट करेंगे और ऑब्वियसली उनकी भी हैंड राइटिंग उतनी ही सुंदर और ब्यूटीफुल हो सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज टीचर शुड ट्राई टू इनकलकेट द डिजायरेबल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। डिजायरेबल वैल्यूज जैसे कि बच्चों के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, ऑनेस्टी की हैबिट्स, ऑनेस्टी की क्वालिटीज डाल सकते हैं, पंक्चुअलिटी की हैबिट्स डाल सकते हैं, हार्ड वर्किंग, कोऑपरेशन, डिलिजेंस एटसेट्रा। तो ये सब चीजें बच्चों के अंदर कैसे आएगी, उन्हें अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तभी बच्चों के अंदर ये सब क्वालिटीज
आ सकती है। जैसे कि अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, स्पोर्ट्स में क्या होता है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रही है यहाँ पे, पर उसके साथ साथ क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे, यानी कि टीम स्पिरिट सीखेंगे। इसके साथ साथ वो लीडरशिप क्वालिटीज भी सीखेंगे, कैसे अपनी गेम को लेके ऑनेस्ट रहा जाए ये भी सीखेंगे। तो क्या होगा, बच्चों की यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी और साथ में फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी ही। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ओवरऑल डेवलप हो सके, उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र कैन डू अ लॉट। तो यहाँ पे अगर हम मॉरल सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है कि हम लोग पंचतंत्र की काफी सारी स्टोरीज जो है वो बच्चों को सुना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, बच्चा सीखेगा कि मैम कैसे एक्सप्रेस कर रही है किसी भी चीज को। इसके साथ साथ क्या होगा, बच्चे के अंदर वो उस मॉरल को इनहेबिट कर लेगा। द ग्रीडी डॉग, ऐसी स्टोरी तो हम सबने सुनी ही हुई है। तो यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ऐसे मॉरल्स को बच्चे अपने दिमाग में बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी ऐसे कंसेप्ट्स को वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों का अगर आप सहारा लेते हैं क्लासरूम के अंदर, स्टोरीज का आप यूज करते हैं एक क्लासरूम के अंदर, तो इससे क्या होगा, बच्चों को आप मॉरली डेवलप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हियर सेज ड्रामेटाइजेशन एंड पपेट्री कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मॉरल डेवलपमेंट चाहते हैं बच्चों के अंदर, या फिर कोई और डेवलपमेंट भी अगर आप चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, पपेट्री शो कर सकते हैं। किसी भी चीज के ऊपर दिखाई हुई एक कहानी बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, एक परमानेंट लर्निंग जो होती है वो इससे एनकरेज हो सकती है। तो ऐसा कुछ अगर आप अपनी क्लास में करते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर बहुत सारे आइडियल्स, मॉडल्स आ जाते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट को एम्फेसाइज कर सकते हैं। So here we have completed this unit, integrated personality development। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट जरूर डालिए कि आपको ये बहुत अच्छी लगी वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for watching, and also I would be coming up with more such videos. Bye for now.